हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है। तो इसमें डेफिनेशन दी जाती है बायोलॉजी की कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, यानी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। अब बात यह होती है कि किन वस्तुओं को आप सजीव कहेंगे, यानी किन्हें जीवधारी कहेंगे अथवा किन्हें निर्जीव कहा जाएगा। प्रकृति में दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक ऐसी जिनमें जीवन होता है उन्हें हम सजीव कहते हैं, दूसरी ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है उन्हें हम निर्जीव कहते हैं। जो सजीव होते हैं उनकी मृत्यु होती है, एक निश्चित अवधि के बाद उनकी मृत्यु होती है, और जो निर्जीव होते हैं क्योंकि उनमें जीव द्रव्य होता ही नहीं इसलिए उनकी मृत्यु का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि किन्हें आप जीवधारी कहेंगे, कौन कौन से कैरेक्टर किसी भी वस्तु में मिलेंगे तो उसे आप जीवधारी कहेंगे। आइए कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हम अध्ययन करते हैं जो जीवधारियों में पाए जाते हैं। नंबर 1, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है और यह सभी जीवधारियों में जीवद्रव्य पाया जाता है। और सेंसिटिविलिटी इस जीवधारियों का यानी संवेदनशीलता और उत्तेजनशीलता जीवद्रव्य का मूलभूत लक्षण होता है। तो सभी जीवधारियों में की कोशिकाओं में जीवद्रव्य पाया जाता है। दूसरा, सेलुलर स्ट्रक्चर। सभी जीवधारी चाहे वह जंतु हों चाहे वनस्पतियां हों, वह एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं, अर्थात सभी जीवधारियों की जो स्ट्रक्चर होती है वह एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। यानी सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। सर्वप्रथम जो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज किया सन 1965 में, तो उन्होंने परिभाषा दिया सेल की कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। लेकिन जब इसकी कार्यकी का अध्ययन किया गया, बाद में जब बहुत सारी ऐसी माइक्रोस्कोप की खोज हुई और उसके जीवित अंगों के बारे में जानकारी हुई, तो सेल की परिभाषा में थोड़ा सा और परिवर्तन हो गया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। यानी सेल इज नॉट ओनली द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी बट इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी आल्सो। फिर इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो सेल की स्ट्रक्चर में सेल की डेफिनेशन में थोड़ा सा और परिवर्तन कर दिया गया, उसमें कुछ और चीजें जोड़ दी गई और सेल की डेफिनेशन में कहा गया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी बाउंडेड बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड हैव ए कैपेसिटी टू सेल्फ रिप्रोड्यूस। तो जो कोशिकाएं होती हैं ये किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं जो सामान्य अवकली पारगम्य कला द्वारा घिरी रहती हैं, जिनमें प्रायः स्वजनन की सामर्थ्य होती है। तो और भी इसमें जीवधारियों के लक्षण हैं मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रियाएं। तो जो जीवधारियों के अंदर अनेक संरचनात्मक एवं विघटनात्मक क्रियाएं होती रहती हैं जिन्हें हम सामूहिक रूप से मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म के दो रूप हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म यानी उपचय क्रियाएं और अपचय क्रियाएं। तो जो एनाबॉलिज्म क्रियाएं हैं ये संरचनात्मक क्रियाएं हैं, इसमें सूक्ष्म अणुओं से बृहद अणुओं का निर्माण होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन है और कैटाबॉलिज्म जो होती है यह एक विघटनात्मक क्रिया है और इसमें बड़े अणु यानी बृहद अणु छोटे अणुओं में विघटित होते हैं। जैसे रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है और यह एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन भी है क्योंकि इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है और यही एटीपी के रूप में निकली हुई ऊर्जा से जीवधारियों के शरीर की समस्त क्रियाएं जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। इसके बाद है ग्रोथ, वृद्धि। यदि किसी जीवधारी की शारीरिक संरचना बढ़ रही हो, उसका शुष्क भार बढ़ रहा हो, उसके शरीर का आकार बढ़ रहा हो, तो कहा जाता है कि ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ और इंटरनल ग्रोथ। तो जो निर्जीव होते हैं उसमें एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, वह कणों के जमने के कारण उसके आकार में वृद्धि होती है, जिसको एक्सटर्नल ग्रोथ अथवा अभिवृद्धि कहा जाता है। लेकिन जो सजीव होते हैं उसमें इंटरनल ग्रोथ होती है। कोशिकाओं के इलांगेशन के फलस्वरूप
उसमें जीवद्रव्य की मात्रा के बढ़ने, उसके आकार बढ़ने अथवा नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण उसका शारीरिक विकास होता है, उसकी शारीरिक संरचना में वृद्धि होती है, जिसको ग्रोथ कहा जाता है। तो जीवधारियों में इंटरनल ग्रोथ होती है। इसके बाद है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन इज ए कैटाबोलिक रिएक्शन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही, ये कैटाबोलिक रिएक्शन है। रेस्पायरेशन यानी बाहरी, अपने शरीर के बाहरी वातावरण से यदि कोई जीव वायु में रह रहा हो तो वायु द्वारा, यदि कोई जीव जलीय है तो जल में घुलित ऑक्सीजन का वह उपयोग करता है। कोई भी जीवधारी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करता है और श्वसन क्रिया में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को यह बाहर निकालता है। सामान्यतः इसे ही श्वसन कहा जाता है, लेकिन जो यह ऑक्सीजन शरीर में जाती है उसकी सहायता से कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है और उससे एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा बनती है, जिससे शरीर की सभी जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। इसके बाद है न्यूट्रिशन, पोषण। शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। और इन पोषक पदार्थों को प्राप्त करके शरीर का पोषण करना, शरीर का वृद्धि और विकास करना, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। इसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन है पुनर्जनन, यानी अपने ही जैसी संतानें उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। प्रत्येक जीवधारी में अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यानी प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक मृत्यु के पहले ही अपनी जैसी संतानें उत्पन्न कर देता है, अर्थात अपने आनुवंशिक लक्षणों को अपनी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का कार्य करता है। अर्थात प्रत्येक जीवधारी में अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिस क्रिया को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो रिप्रोडक्शन जीवधारियों का मूल लक्षण है। इसके बाद है सेंसिटिविटी एंड एडेप्टेबिलिटी। प्रत्येक जीवधारी में जीवद्रव्य की उपस्थिति के कारण उसमें सेंसिटिविटी होती है। वह जो क्रियाएं हो रही हैं शरीर के बाहर अथवा अंदर, उनको ग्रहण करना, उन सेंसिटिविटी और उसके अनुसार अपनी शारीरिक संरचना और कार्यकी में परिवर्तन कर लेना, ये एडाप्टेबिलिटी कहलाता है। तो यह भी जीवधारियों का लक्षण होता है। इसके बाद है एक्सक्रीशन। शरीर में बहुत सारे कैटाबोलिक रिएक्शंस होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ ऐसे भी पदार्थ बनते हैं जो शरीर के जीवन अस्तित्व को चुनौती देते रहते हैं, यानी जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। जैसे रेस्पायरेशन एक कैटाबोलिक रिएक्शन है। यह जीवित रहने के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है, जो शरीर की सभी जैविक क्रियाओं को चलाती है। लेकिन इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के लिए हानिकारक है। इसको शरीर से बाहर निकालना, या जो न्यूट्रिशन में पोषक पदार्थ प्रयुक्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स, विटामिन्स या फैट्स जो प्रयोग होते हैं, उनसे जो वर्ज्य पदार्थ बनते हैं, उनको भी शरीर से बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। अब अगले वीडियो में हम लोग इस जीवधारियों के और जंतुओं और वनस्पतियों के लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स।